पीछे हो जाओ गाड़ी में ये गाड़ी है सब आगे निकल गई। आप लोग इधर आ गए हम ना उधर आएंगे पूछिए सरदार पटेल की 50वीं जयंती का दिन पूरे देश में एक बहुत विशेष अवसर है। जोरदार करतल ध्वनि 1 मिनट का आपने ताली बजाई। राष्ट्र के सारे विजय में महान व्यक्तित्व में हमारे बच्चे करतल ध्वनि से ताली बजाकर अनेक एक साथ समाज प्रवेश शाही सिंह वर्मा जी हमारे मध्य में भाषाई छात्र थे। उन्होंने भारत और ब्रिटेन दोनों ही जगह पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन किया। वे अपने समय के सबसे सफल वकीलों में से भी एक थे। वो वकालत में और नाम कमा सकते थे, लेकिन गांधी जी से सभी बैठ जाएं अपने स्थान पर। खुद को अहमदाबाद म्यूनिसिपालिटी के प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल भी ऐतिहासिक रहा था। उन्होंने स्वच्छता और सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में उनके योगदान के लिए हम सभी सदैव उनके ऋणी रहेंगे। साथियों, सरदार पटेल ने भारत के ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क की एक मजबूत नींव भी रखी। देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने अद्वितीय प्रयास किए। मेरा आप सबसे आग्रह है कि 30 अक्टूबर को सरदार साहब की जयंती देश भर में होने वाली रन फॉर यूनिटी में आप भी जरूर शामिल हो और अकेले नहीं, सबको साथ लेकर के शामिल हो। एक प्रकार से युवा चेतना का यह अवसर बनना चाहिए। एकता की दौड़ एकता को मजबूती देगी। ये उस महान विभूति के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है, जिन्होंने भारत को एकता के सूत्र में पिरोया था। मेरे प्यारे देशवासियों, चाय के साथ मेरा जुड़ाव तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि मन की बात क्यों ना कॉफी पर चर्चा की जाए। आपको याद होगा बीते साल हमने मन की बात में अराकू कॉफी पर बात की। कुछ समय पहले उड़ीसा के कई लोगों ने मुझसे कोरापुट कॉफी को लेकर भी अपनी भावनाएं साझा की। उन्होंने मुझे पत्र लिखकर कहा कि मन की बात में कोरापुट कॉफी पर भी चर्चा है। साथियों, मुझे बताया गया है कि कोरापुट कॉफी का स्वाद गजब होता है, और इतना ही नहीं, स्वाद तो स्वाद, कॉफी की खेती भी लोगों को फायदा पहुंचा रही है। कोरापुट में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पैशन की वजह से कॉफी की खेती करें। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अच्छी खासी नौकरी करते थे, लेकिन वो कॉफी को इतना पसंद करते हैं कि इस फील्ड में आ गए और अब सफलता से इस पर काम कर रहे हैं। ऐसी कई महिलाएं भी हैं जिनके जीवन में कॉफी से सुखद बदलाव हुआ है। कॉफी से उन्हें सम्मान और समृद्धि दोनों हासिल हुई है। सच ही कहा गया है, कोरापुट कॉफी अत्यंत सुस्वादु, यहाँ ओडिशारा गौरव। साथियों, दुनिया भर में भारत की कॉफी बहुत लोकप्रिय हो रही है। चाहे कर्नाटका में चिकमगलूर, कुर्ग और हासन हो, तमिलनाडु में पुलनी, शेवरॉय, नीलगिरी और अन्नामलाई के इलाके हो, कर्नाटका तमिलनाडु सीमा पर बिलीगिरी क्षेत्र हो, या फिर केरला में वायनाड, त्रावणकोर और मालाबार के इलाके, भारत की कॉफी की डाइवर्सिटी देखते ही बनती है। मुझे बताया गया है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट भी कॉफी कल्टीवेशन में आगे बढ़ रहा है। इससे भारतीय कॉफी की पहचान दुनिया भर में और मजबूत हो रही है। तभी तो कॉफी को पसंद करने वाले कहते हैं इंडियाज कॉफी
is coffee at its finest. It is brewed in India and loved by the world. मेरे प्यारे देशवासियों, अब मन की बात है एक ऐसे विषय की बात जो हम सबके दिलों के बेहद करीब है। ये विषय है हमारे राष्ट्रगीत का, भारत का राष्ट्रगीत यानी वंदे मातरम। एक ऐसा गीत जिसका पहला शब्द ही हमारे हृदय में भावनाओं का उफान ला देता है। वंदे मातरम, इस एक शब्द में कितने ही भाव हैं, कितनी ऊर्जाएं हैं। सहज भाव में ये हमें मां भारती के वात्सल्य का अनुभव कराता है। यही हमें मां भारती की संतानों के रूप में अपने दायित्वों का बोध कराता है। अगर कठिनाई का समय होता है तो वंदे मातरम का उद्घोष 140 करोड़ भारतीयों को एकता की ऊर्जा से भर देता है। साथियों, राष्ट्रभक्ति, मां भारती से प्रेम, ये अगर शब्दों से परे की भावना है तो वंदे मातरम उस अमूर्त भावना को साकार स्वर देने वाला गीत है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी सदियों की गुलामी से शिथिल हो चुके भारत में नए प्राण फूंकने के लिए की थी। वंदे मातरम भले ही 19वीं शताब्दी में लिखा गया था, लेकिन इसकी भावना भारत के हजारों वर्ष पुरानी अमर चेतना से जुड़ी थी। वेदों ने जिस भाव को माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वी कहकर भारतीय सभ्यता की नींव रखी, बंकिम चंद्र जी ने वंदे मातरम लिखकर मातृभूमि और उसकी संतानों के उसी रिश्ते को भाव विश्व में एक मंत्र के रूप में बांध दिया था। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि मैं अचानक से वंदे कि मैं अचानक से वंदे मातरम की इतनी बातें क्यों कर रहा हूं। दरअसल कुछ ही दिनों बाद 7 नवंबर को हम वंदे मातरम के 150वें वर्ष के उत्सव में प्रवेश करने वाले हैं। 150 वर्ष पूर्व वंदे मातरम की रचना हुई थी और 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार इसे गाया था। साथियों, वंदे मातरम के गान में करोड़ों देशवासियों ने हमेशा राष्ट्र प्रेम के अपार उफान को महसूस किया। हमारी पीढ़ियों ने वंदे मातरम के शब्दों में भारत के एक जीवंत और भव्य स्वरूप के दर्शन किए। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। हमें ऐसा ही भारत बना। वंदे मातरम हमारे प्रयासों में हमेशा हमारी प्रेरणा बने। इसलिए हमें वंदे मातरम के 150वें वर्ष को भी यादगार बनाना है। आने वाली पीढ़ी के लिए ये संस्कार सरिता को हमें आगे बढ़ाना। आने वाले समय में वंदे मातरम से जुड़े कई कार्यक्रम होंगे, देश में कई आयोजन होंगे। मैं चाहूंगा हम सब देशवासी वंदे मातरम के गौरवगान के लिए स्वतः स्फूर्त भावना से भी प्रयास करें। आप मुझे अपने सुझाव #वंदे मातरम 150 के साथ जरूर भेजिए। #वंदे मातरम 150। मुझे आपके सुझावों का इंतजार रहेगा और हम सब इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए काम करें। मेरे प्यारे देशवासियों,
संस्कृत का नाम सुनते ही हमारे मन मस्तिष्क में आता है हमारे धर्म ग्रंथ, वेद, उपनिषद, पुराण, शास्त्र, प्राचीन ज्ञान विज्ञान, अध्यात्म सब संस्कृत में ही किए जाते थे। नाट्य मंचन भी संस्कृत में होते थे। लेकिन दुर्भाग्य से गुलामी के कालखंड में भी और आजादी के बाद भी संस्कृत लगातार उपेक्षा का शिकार हुई। इस वजह से युवा पीढ़ियों में संस्कृत के प्रति आकर्षण भी कम होता चला गया। लेकिन साथियों, अब समय बदल रहा है तो संस्कृत का भी समय बदल रहा है। संस्कृति और सोशल मीडिया की दुनिया ने संस्कृत को नई प्राणवायु दे दी है। इन दिनों कई युवा संस्कृत को लेकर बहुत रोचक काम कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो आपको ऐसी कई रील्स दिखेगी जहां कई युवा संस्कृत में और संस्कृत के बारे में बात करते दिखाई देंगे। कई लोग तो अपने सोशल मीडिया चैनल के जरिए संस्कृत सिखाते भी हैं। ऐसे ही एक युवा कंटेंट क्रिएटर है भाई यश साळुंखे। यश की खास बात यह है कि वो कंटेंट क्रिएटर भी है और क्रिकेटर भी है। संस्कृत में बात करते हुए क्रिकेट खेलने की उनकी रील लोगों ने खूब पसंद की। आप सुनिए। पश्यतु अहं कथं क्रीडामि। देवराजसेव्यमानपावनापि पङ्कजम् जालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरं कृपाकरम्। प्रातः नूतनं कन्दुकं गृह्णातु। नारदादियोगिवृन्दवन्दितं दिगम्बरम्। इमं कन्दुकं सावधानेन पश्य चषटकाय ताडय। काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे कालभैरवं भजे। साथियों, कमला और जानवी इन दो बहनों का काम भी शानदार है। ये दोनों बहनें अध्यात्म, दर्शन और संगीत पर कंटेंट बनाती हैं। इंस्टाग्राम पर एक और युवा का चैनल है संस्कृत छात्रो अहम। इस चैनल को चलाने वाले युवा साथी संस्कृत से जुड़ी जानकारियां तो देते ही हैं, वो संस्कृत में हास परिहास के वीडियो भी बनाते हैं। युवा संस्कृत में ये वीडियो भी खूब पसंद करते हैं। आप में से कई साथियों ने समष्टि के वीडियो भी देखे होंगे। समष्टि संस्कृत में अपने गानों को अलग अलग तरह से प्रस्तुत करती है। एक और युवा है भावेश भीमनाथ। भावेश संस्कृत श्लोकों, आध्यात्मिक दर्शन और सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। साथियों, भाषा किसी भी सभ्यता के मूल्यों और परंपराओं की वाहक होती है। संस्कृत ने ये कर्तव्य हजारों वर्ष तक निभाया है। ये देखना सुखद है कि अब संस्कृत के लिए भी कुछ युवा अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको जरा फ्लैशबैक में लेकर चलूंगा। आप कल्पना करिए 20वीं सदी का शुरुआती कालखंड। तब दूर दूर तक आजादी की कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। पूरे भारत में अंग्रेजों ने शोषण की सारी सीमाएं लांघ दी थी और उस दौर में हैदराबाद के देशभक्त लोगों के लिए दमन का दौर और भी भयावह था। वे क्रूर और निर्दयी निजाम के अत्याचारों को भी झेलने को मजबूर थे। गरीबों, वंचितों और आदिवासी समुदायों पर तो अत्याचार की कोई सीमा ही नहीं थी। उनकी जमीनें छीन ली जाती थी, साथ ही भारी टैक्स भी लगाया जाता था। अगर वे इस अन्याय का विरोध करते तो उनके हाथ तक काट दिए जाते थे। साथियों, ऐसे कठिन समय में करीब 20 साल का एक नौजवान इस अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ। आज एक खास वजह से
मैं उस नौजवान की चर्चा कर रहा हूं। उसका नाम बताने से पहले मैं उसकी वीरता की बात आपको बताऊंगा। साथियों, उस दौर में जब निजाम के खिलाफ एक शब्द बोलना भी गुनाह था, उस नौजवान ने सिद्दीकी नाम के निजाम के अधिकारी को खुली चुनौती दे दी थी। निजाम ने सिद्दीकी को किसानों की फसलें जब्त करने के लिए भेजा था, लेकिन अत्याचार के खिलाफ इस संघर्ष में उस नौजवान ने सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया। वो गिरफ्तारी से बच निकलने में भी कामयाब रहा। निजाम की अत्याचारी पुलिस से बचते हुए वो नौजवान वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर असम जा पहुंचा। साथियों, मैं जिस महान विभूति की चर्चा कर रहा हूं, उनका नाम है कोमरम भीम। अभी 22 अक्टूबर को ही उनकी जन्म जयंती मनाई गई। कोमरम भीम की आयु बहुत लंबी नहीं रही, वो महज 40 वर्ष ही जीवित रहे, लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने अनगिनत लोगों, विशेषकर आदिवासी समाज के हृदय में अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने निजाम के खिलाफ संघर्ष कर रहे लोगों में नई ताकत भरी। वे अपने रणनीतिक कौशल के लिए भी जाने जाते थे। निजाम की सत्ता के लिए वे बहुत बड़ी चुनौती बन गए थे। 1940 में निजाम के लोगों ने उनकी हत्या कर दी थी। युवाओं से मेरा आग्रह है कि वे उनके बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करें। कोमरम भीम की ना विनम्र निवारण आयन प्रजल हृदयालो एपट्टी की निविची उनका। साथियों, अगले महीने की 15 तारीख को हम जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे। यह भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती का शुभ अवसर है। मैं भगवान बिरसा मुंडा जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। देश की आजादी के लिए, आदिवासी समुदाय के अधिकारों के लिए उन्होंने जो काम किया वो अपूर्णीय है। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मुझे झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा जी के गांव पुलिहास में जाने का अवसर मिला। मैंने वहां की माटी को माथे पर लगाकर प्रणाम किया था। भगवान बिरसा मुंडा जी और कोमरम भीम जी की तरह ही हमारे आदिवासी समुदाय में कई और विभूतियां हुई हैं। मेरा आग्रह है कि आप उनके बारे में अवश्य पढ़ें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के लिए मुझे आपके भेजे हुए ढेरों संदेश मिलते हैं। कई लोग इन संदेशों में अपने आसपास के प्रतिभाशाली लोगों के बारे में चर्चा करते हैं। मुझे पढ़कर बहुत खुशी होती है कि हमारे छोटे शहरों, कस्बों, गांवों में भी इनोवेटिव आइडियाज पर काम हो रहे हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति या समूहों को जानते हैं जो सेवा की भावना से समाज को बदलने में जुटे हैं, तो मुझे जरूर बताइए। मुझे आपके संदेशों का हमेशा की तरह इंतजार रखेगा। अगले महीने हम मन की बात के एक और एपिसोड में मिलेंगे, कुछ नए विषयों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जोरदार तालियां बजाकर आप मैं आमंत्रित करता हूं कि मंच पर आ जाए। इधर से एसटी साहिबा अनीता यादव, कृपया वो भी मंच पर आ जाए। मैं ऋषिका गुप्ता जी भी हमारे मध्य में है। मैं डीएम साहिबा से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पुष्प प्रदान करके पहले प्रवेश जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। जोरदार तालियां बजाकर आप इस अभिनंदन में शामिल हो। मैं मंडल की अध्यक्षा से अनुरोध करूंगा, प्रमोद ये चक्रवर्ती साहब, शौर्य चक्रवर्ती जी आए जो हमारे इस सोसाइटी के प्रधान हैं। मनोज शौकीन जी का अभिनंदन वो अंग वस्त्र से।
मैं आमंत्रित करता हूं संदीप ढींगरा जी को आए और रामचंद्र चावड़िया जी जो हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष हैं उनका अभिनंदन करें। वालिया साहब से मेरा अनुरोध बैठा के बात करो, बैठा मंच पे बोलो, बात करो, ये तरीका हो गया भाई, बैठा रहे सब लोग, आगे आते हैं सब मैं आमंत्रित करता हूं मंडल अध्यक्ष जी को, वो हमारे निगम पार्षदा मोनिका जी का अभिनंदन करें और पूनम सैनी जी हमारी जो दूसरी मोनिका जी पूनम सैनी जी का अभिनंदन। जिलाध्यक्ष जी का अभिनंदन। एक बार सभी कार्यकर्ता बैठ जाए। शौर्य जी, वालिया साहब, एक बार जिलाध्यक्ष जी का अभिनंदन कीजिए। बस जिलाध्यक्ष जी का अभिनंदन कीजिए। ज्ञान दविजा जी एक बार आइए और मनोज शौकीन जी का अभिनंदन आप कीजिए। सभी बैठ गए। ज्यादा लंबा कार्यक्रम नहीं करना। शौर्य जी सेवा में लगे हुए भाई प्रवेश साहिब सिंह जी का एक बार सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे जिला के अध्यक्ष रामचंद्र चावड़िया जी भी यहाँ पे है। हमारे निगम पार्षद बहन मोनिका जी, निगम पार्षद बहन पूनम जी और हमारे इस मंडल की अध्यक्षा बहन मीनाक्षी जी और सभी बहुत सारे हमारे सभी कार्यकर्ता यहाँ हैं। मैं एक दो बात की जानकारी आपको देना चाहूँगा। एक तो अभी प्रवेश जी जो छठ घाटों में काम करा रहे हैं, उसी के साथ साथ पीछे से एक रोड प्रवेश जी ने निकालने के लिए सैंक्शन दे दिया है, करवा दिया है। एक रोड वो जो लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से पुल बनेगा और नाले के पीछे से वो रोड जाएगा और उसी के साथ साथ एक एलिवेटेड रोड और जो यहाँ से हैदरपुर निकलेगा वो प्रवेश जी बिल्कुल हमारे यहाँ से 50 फुट पीछे से ही है, वो पूरा आगे निकल जाएगा। आपने कहा था, डायरेक्शन दी थी, तो मैंने डीपीआर बनाने के लिए एक पत्र आपको लिख दिया है, इसका भी और कंझावले वाला भी। और कंझावला के कुछ लोग आपका धन्यवाद करने आए हुए हैं, 5-7 लोग वो आपने काम किया था, उनको भी जल्दी आगे भेज दो। यही आ जाइए। ठीक है, दिख रहा है ना? थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले तो आपको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ छठी मैया आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखे। अभी हमने प्रधानमंत्री जी की मन की बात का कार्यक्रम सुना। 30 अक्टूबर को उन्होंने बताया कि रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम भी देश में चलेगा। हमारे माननीय सरदार पटेल जी की स्मृति में ये जो कार्यक्रम हमने देखा मन की बात का, ये भी प्रोग्राम ऑफ यूनिटी है, क्योंकि पूरे देश में एक साथ सारे देशवासियों द्वारा लाइव कार्यक्रम कोई दूसरा नहीं देखा जाता, केवल मन की बात देखा जाता है एक ही परिवार के रूप में। हमने देखा कि मणिपुर के लोग भी देख रहे थे, नॉर्थ ईस्ट के भी, महाराष्ट्र के भी, तमिलनाडु के भी, चेन्नई के भी, पंजाब के भी, जम्मू कश्मीर के भी, दिल्ली के, तो सभी एक समय में ये कार्यक्रम को देख रहे हैं। अब ये कार्यक्रम क्या है? ये कार्यक्रम है कि देश के प्रधानमंत्री, जो कि इतने बड़े देश, इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश को संभालने का काम कर रहे हैं पिछले 11 वर्षों से, नंबर 1, यानी कि आध्यात्मिक रूप से हमसे बड़ा कोई नहीं है वर्ल्ड में। हम लोग मेंटली नंबर 1 है। वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भारतीय चलाती हैं। हम लोग फिजिकली नंबर 1 है। हमारे जैसे पहलवान पूरे वर्ल्ड में नहीं होते। तो हर चीज में भारत नंबर 1 है। केवल इस बात की कमी है कि प्रतिभा आगे निकल नहीं पाती थी। प्रधानमंत्री जी ने उन प्रतिभाओं को आगे निकालना शुरू किया। पहले पद्मश्री अवार्ड कैसे मिलता था? कोई अगर कांग्रेसी को जानता था
तो वो अप्रोच लगाता था, उसको पद्मश्री मिल जाता था। आज हमारे पत्र लिखने से पद्मश्री नहीं मिलता है। आज कोई ट्राइबल एरिया में कोई व्यक्ति वहां पे महिलाओं के लिए, वहां पे बुजुर्गों के लिए, वहां पे दिव्यांग लोगों के लिए काम कर रहा है, जिसको कोई नहीं खोज पा रहा है, जिसका नाम कोई नहीं ढूंढ पा रहा है, उसको प्रधानमंत्री जी खोज के ले आते हैं और उसको पद्मश्री राष्ट्रपति भवन में बुलाकर दे देते हैं। तो ऐसी सरकार हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात की अपने परिवार के लोगों से हर महीने के आखिरी रविवार को 11 बजे बात करना। जिन लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बनाया उनके बारे में सारी जानकारी देना, ये मन की बात का कार्यक्रम है, जिसको हम लोगों को भी इच्छा रहती है कि कब आएगा मन की बात और कब उसको प्यार से ध्यान से देखेंगे। तो प्रधानमंत्री जी का हर महीने देशवासियों से बात करना, पहले तो जो सरकार 10 साल रही, कभी प्रधानमंत्री, उनके प्रधानमंत्री ने देश की जनता से बात नहीं की, क्योंकि उनको बात करना अलाउड ही नहीं थी, मौनी प्रधानमंत्री बोलते थे। मगर आज के प्रधानमंत्री ने देश की जनता से बात करना बात किया, क्योंकि वो काम कर रहे हैं। जो आदमी काम करता है वही जनता के बीच में आता है, जो आदमी काम करता है वही जनता से बात करता है, जो आदमी काम करता है वही घूम सकता है, जो काम नहीं करता उसको जनता घुसने भी नहीं देती। तो हम दिल्ली में जाकर हमारे विधायक, आपने देखा डीएम यहाँ था और एसडीएम, डीसी सभी यहाँ पे मौजूद थे। वो देख रहे हैं कि सारे जो दिल्ली में पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं उनके छठ घाट का कैसा काम चल रहा है, सारी तैयारियां ठीक हुई नहीं हुई। पहली बार दिल्ली सरकार को आपने देखा होगा कि वो इतना आगे होकर काम कर रही है, चाहे वो राम लीला का कार्यक्रम हो, चाहे वो कावड़ सेवा का हो, चाहे वो दुर्गा पूजा का हो। दिवाली पर पटाखे छूटने की भी हमको छूट मिली, यमुना के किनारे छठ पूजा करने की भी छूट मिली। पहले 10 बजे रामलीला बंद होती थी, उसको 12 बजे कर। पहले जब भी काम बताते थे वो कहते थे हम क्या करें जी, हमें तो कोई काम नहीं करने दे रहा। 7 महीने से कोई नहीं बोले, 7 महीने से आप जो भी काम बोलते हैं हमारे विधायक, हम लोग कहते हैं हमारा ही काम है, हम ही और 7 महीने से जितना काम हुआ है उतना ये 10 साल में नहीं करते। आज वो कहते हैं यमुना का पानी साफ नहीं हुआ, तो वो हमारे बारे में नहीं बोल रहे, वो अपने बारे में कह रहे हैं कि हमने 10 साल तक यमुना का पानी साफ नहीं किया। हम तो उसमें बहुत अच्छा चेंज लेकर आए हैं। पहले जो उसमें केमिकल, कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था, पहले जो फीकल कॉलीफॉर्म था वो एक जगह पर ओखला पे 18 लाख था, आज उसको घटाकर 2024 में 18 लाख था, आज वो 2024 में केवल 22,000 पहुंच गया, 18 लाख से 22,000। और ओखला में उससे आगे जाएंगे कलंदी में तो 80 लाख था, आज वो 80 लाख से घट के केवल 25,000 रह गए। 80 लाख से कितना केमिकल था और आज हम उसको कितना लेके आए हैं 7 महीने में। तो आने वाले सालों में भाई हमने यमुना का संकल्प किया है, इसलिए नहीं किया क्योंकि वो केवल चुनावी मुद्दा है। हमने यमुना साफ करने का संकल्प इसलिए किया है क्योंकि वो हमारी माँ है, वो दिल्ली को पालने का काम करती है, 5 करोड़ लोगों को पानी पिलाने का काम करती है। इसलिए अपनी पुरानी नदी को, हमारी धरोहर को, हमारे इतिहास को संजोने का, संवारने का, साफ करने का संकल्प हमने किया है। वो हमारा संकल्प है, वो कोई चुनावी मुद्दा नहीं। आप सभी यहाँ पर आए हैं, आपने मन की बात का कार्यक्रम बहुत ही ध्यान से, प्यार से सुना है। दिल्ली सरकार द्वारा मैं आपको फिर बता दूं, किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, चाहे सड़कों का निर्माण हो, फ्लाईओवर का निर्माण हो। पानी के ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, सीवेज के ऊपर में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, क्योंकि 7 महीने में बहुत सारे लोग, आप तो सरकारी डिपार्टमेंट से भी होंगे, आपको मालूम है पहले योजना बनती है, डीपीआर बनती है, फंड अप्रूव होता है, टेंडर लगता है, उसके बाद में योजना बनती है। जो 27 सालों में काम नहीं हुए वो हम आपको आने वाले 3-4 सालों में करके दिखाएंगे, ये हमारा वायदा है। क्योंकि आज हमारे पास तो शक्ति है प्रधानमंत्री, एक ही पार्टी की सरकार होने का फायदा रहता है, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं रहता, कोई ब्लेम गेम की राजनीति नहीं होती। आज रविवार का दिन, रविवार के दिन दिल्ली सरकार के मंत्री, दिल्ली की
मुख्यमंत्री, डीएम, एसडीएम, वरना कोई शनिवार इतवार को अधिकारी मिलता नहीं। आज सारे रविवार के दिन को सुबह 8 बजे से मैं दौरा कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले शाम बिहार गया, उसके बाद में नजफगढ़ गया, फिर मैं बापरवा गया, अभी आपके पास आया हूँ। यहाँ से नरेला जाऊँगा, फिर पल्ला जाऊँगा, वहाँ से अलीपुर जाऊँगा। पूरी दिल्ली का दौरा करके रविवार को अधिकारियों के साथ में, विधायकों के साथ में, मंत्रालय के साथ में सारा तामझाम, कोई छुट्टी नहीं। ये हमको किसने सिखाया? हमारे प्रधानमंत्री जिन्होंने पिछले 25 साल में एक भी दिन की छुट्टी नहीं दी। जब प्रधानमंत्री जी 75 साल की उम्र में पूरा साल 365 दिन काम करते हैं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं लेते, एक सेकंड की भी सांस नहीं लेते, तो वहीं से हमको ऊर्जा मिलती है कि छुट्टी उट्टी कुछ नहीं होती। जब जनता की समस्या सामने हो, जनता का दुख सामने हो, तो छुट्टी उट्टी कुछ नहीं होती है। 24 घंटे काम करना हमने मेरे पिताजी से सीखा। मनोज शौकीन जी कोई आज का नेता थोड़ी ना, मैं 30 साल से देख रहा हूँ, मेरे पिताजी के साथ में काम कर रहा हूँ। आज उनको एक एक काम की वो कैसे होगा उसकी नब्ज है, कौन सी सड़क, कौन से नाले से, कहां से, कौन सी गली, कौन सा पेड़ क्या है, हर एक एक गली मोहल्ले जो है कार्यकर्ता के बारे में, जनता के बारे में जानकारी। तो यहाँ तक पहुंच पाना राजनीति में, और उसके बाद में संपन्न परिवार से होने के बाद भी अपना पूरा जो है अपनी संपन्नता, अपना सुख, अपना चैन सारा जनता के लिए 24 घंटे निछावर कर देना, ऐसे लोग ज्यादा नहीं मिलते। तो आप सभी, हमारे जिलाध्यक्ष जी रामचंद्र चावड़िया जी, बहुत सारे हमारी निगम पार्षद हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, यहाँ पे संजय हैं, यहाँ पे रवि लाकड़ा है, सारे कार्यकर्ता, ज्ञान जी बैठे हैं, सभी लोगों को मैं देख रहा हूँ कि सब लोग कोई ना कोई, यहाँ पे बिल्लू महाराज जी हाथ खड़ा कर ऐसे लगभग ये मेरे को हर हफ्ते मैसेज भेजता है, यहाँ ये कमी है, यहाँ ये कमी है, ये गली टूट गई, ये सड़क टूट गई। अभी इसने मेरे को व्हाट्सएप किया, कहाँ पे गांव में, कौन से गांव में काम था? ये आपका धन्यवाद। कौन से गांव में था वो? गंजावला गांव में, मैं बताता हूँ, एक मिनट बता दूँ। गंजावला गांव में रोड बन रही थी महावीर विहार में। मैंने साहब को मैसेज किया, 15 मिनट बाद साहब का मैसेज आ गया, सस्पेंडेड इंजीनियर और ब्लैक लिस्टेड ठेकेदार, दोनों ब्लैक लिस्टेड कर दिए। और 15 मिनट में सारा जेई एक्शन एक है, वो बताता हूँ। 5 दिन से ट्रेन टूटी हुई थी, मुकसपुर ट्रेन IFC की, और निजामपुर गांव में। तो एक बंदे का फोन आया कि भाई ऐसे ऐसे कोई सुन नहीं रहा है, कोई आ नहीं रहा है। साहब को मैसेज किया, इतवार का दिन था, 15 मिनट तो मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 15 मिनट से पहले सब वहां खड़े थे, और वो ट्रेन को तुरंत पूरी रात लगा के, पूरा अमला वहां लगा के रोका गया। ऐसे था। व्हाट्सएप पे एक मैसेज देता हूँ। मेरे को बिल्लू ने मैसेज किया कि ऐसे ऐसे गांव में ठेकेदार ने काम किया है, नई सड़क बनी और वो टूट गई। मैंने तुरंत ही ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया, कंपनी को और इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया, और वो रोड को दोबारा बन गई। रोड बिल्कुल जब बन गई जी, ये बताएंगे। ये तो ये मच्छरों की पूछो ना कैसे, अब मच्छर नहीं है, वो आपने जो STP करवाया है ठीक है, और पीछे का नाला साफ होगा, पूछो मच्छरों की क्या हालत है। मच्छर है आपका ना के बराबर। बहुत सारे मच्छर तो आपने 7 महीना पहले भगा दिए थे, और बाकी हमने भगा दिए। चलो आपको छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार रमेश जी। आप सभी जो यहाँ पर पहुंचे सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जलपान लेके जाएंगे, शौर्य चक्रवर्ती जी ने स्पेशल अरेंजमेंट किया है वालिया साहब के साथ मिलके, तो लेके जाएंगे।
अरे भाई मैं करके ऑफिस खुला हुआ है गेट पे रातों रात सारा सजा दिया है ना मुझे देखो पूरे गली में मच्छर खत्म हो गए जिंदगी बन गया। हाँ मच्छर बिल्कुल नहीं सही और उससे स्मेल इतनी आती थी जिससे एसी चलता नहीं था 1 साल के बाद हर साल नया एसी लेना पड़ता था और अभी तो शुरुआत है मच्छर खत्म हो गए नाले में शुभकामनाएं